से दूर, खबरों से भरपूर। देखिए, पापा का वो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें कुछ चीजें बीच में कटी हुई भी हैं, लेकिन बहरहाल वो जितना वीडियो दिखाई दे रहा है उसमें जरूर सुनने में ये लग रहा है कि वो शायद 100% उलमा के बारे में ये बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। वतन समाचार में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सुमैया राना जी। सुमैया राना एक जर्नलिस्ट हैं, एक शायरा हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। और बड़ी बात यह है कि देश और दुनिया में एक चर्चित बाप मुनव्वर राना की एक बेटी भी है। जी सुमैया जी, आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुमैया जी, सीए और एनआरसी के प्रोटेस्ट के बाद आपका एक नया रूप देखने को मिला, कैसा तजर्बा रहा? देखिए, ये जो हमारा प्रोग्राम था, ये कोई बहुत बड़ा कोई आंदोलन नहीं था। जेन्युइनली ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नींद से जगाने के लिए एक थाली ताली पीटने का एक प्रोग्राम था। महज 20, 22, 25 औरतों का ये प्रोग्राम था और ये था कि वहां जाकर एक सांकेतिक हम लोग एहतिजाज करेंगे कि जिस तरह कोविड के बढ़ते केसेस और बढ़ के ये हालात पहुंच गए उत्तर प्रदेश में, खासकर लखनऊ की बात करें तो एक दिन में 1200 केसेस आ रहे हैं, 24-25 मौतें हो रही हैं। सैनिटाइजेशन मास्क का कोई दूर दूर तक वो नहीं है। उसके अलावा जो सरकारी अस्पताल हैं उनको लोग मौत की मशीन समझ रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है वो मनमानी फीसें ले रहे हैं। उसकी वजह से बड़ी एक अजीब व गरीब सी हालात पैदा हो गए हैं। तो उसमें कहीं कहीं पर बहुत सारे उसकी भी नौबत आ गई है कि आप यूं समझ लीजिए कि भूखमरी की, बहुत से लोग खुदकुशी के बारे में सोच रहे हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि उनमें से कुछ फैमिलीज के लोग थे जो जिनके साथ ये हादसा हुए हैं, वो लोगों को हम लेकर के जा रहे थे साथ में कि वहां पर मुख्यमंत्री आवास के सामने थाली पीटेंगे। और उसकी वजह ये थी कि प्रधानमंत्री ने ये खुद बोला था कि ताली पीटने से 21 दिन में कोरोना को खत्म कर दिया जाएगा। तो कोरोना तो खत्म नहीं हुआ, उस थाली के अंदर जो भोजन था, जो खाना था, वो जरूर खत्म हो गया। और उसकी वजह से ये थाली जो खाली हो गई है, इसको पीटने के ही लायक रह गई थी। तो ये हमारा प्रोग्राम था छोटा सा, लेकिन मुख्यमंत्री जी को किस बात का डर है? महिलाओं से डर है। और मुझे नहीं लगता कि, और वो भी अबला महिलाएं हैं जो खुद हालात की वक्त की मारी हुई हैं, आप उनसे डर गए और उसके बाद आपने हमें हाउस अरेस्ट कर दिया। हमारी एक बहन और हमारे साथ में थी, उज़मा, उनको इन्होंने एक ही दिन रखा और मुझको 4 दिन के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया। एक दिन तो ऑफिशियल हाउस अरेस्ट था 8 सितंबर को, और बाकी दिन इन्होंने अनऑफिशियली हमको घर में कैद रखा। तो मैं सवाल करना चाहती हूँ मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि क्या ये प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि किसको घर में कब रहना है, कब बाहर निकल करके जाना है? और खासकर एक महिला का, यही महिलाओं का सम्मान है भारतीय जनता पार्टी में। क्या अभी भी आप नजरबंद चल रही हैं? आज रात 8 बजे तक मैं नजरबंद थी, क्योंकि रात में 8 या 9 बजे के बाद सिक्योरिटी हटा ले रहे हैं ये 2 दिन से। तो अब कल देखना पड़ेगा कि आते हैं कि नहीं आते हैं, वरना ये लोग सुबह 8:30 बजे, 9:30, 10 बजे आके बैठ जाते हैं। और फिर इनकी शर्त ये होती है कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अब बताइए, एक सोशल एक्टिविस्ट के अलावा भी हमारे बहुत सारे काम हैं। मेरा एक गरीब बच्चियों का सेंटर चलता है सिलाई का, मुझे वहां भी वक्तन बवक्तन जाना पड़ता है। उसके अलावा बच्चे हैं, घर है, तमाम ऐसी डॉक्टर हैं, पापा के पास भी जाना पड़ता है हालचाल लेने। मतलब हम 4 दिन से बंधे हुए बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि मुख्यमंत्री जी को ये डर है कि कोई बहुत बड़ा महाज ना मैं छेड़ दूं, कोई बहुत बड़ा आंदोलन ना खड़ा कर दूं। हाउस अरेस्ट का शायद आपकी जिंदगी में पहला तजर्बा रहा होगा, कैसा तजर्बा है? बिल्कुल। और मैंने जो हाउस अरेस्ट के बारे में जो एज अ जर्नलिस्ट सुन रखा था, तो एक दो पुलिस वाले या होमगार्ड्स बैठा दिए जाते थे। इन्होंने जो मुझे हाउस अरेस्ट किया है, तो बिल्कुल उसको छावनी में तब्दील कर दिया। तकरीबन 60-70 पुलिस वाले, उसमें 8-10 महिला पुलिसकर्मी थी, और गाड़ी को ला के बिल्कुल गेट के सामने ऐसे उन्होंने वर्टिकल लगा दी कि कोई अंदर ना आने पाए, कोई बाहर ना जाने पाए। पूरे अपार्टमेंट को घेर लिया चारों तरफ से। मेरे गार्ड को परेशान किया, मेरे ड्राइवर के घर में कमरे में घुस के अंदर पूरा तलाशी, और पीछे रास्ता नहीं है। मतलब एक अजीबो गरीब इन्होंने सीन तैयार किया। और ये हैवॉक इसलिए तैयार किया जा रहा था कि ये मेरे थ्रू, मुझे भी तो डराना चाह ही रहे थे, लेकिन ये तमाम अवाम को डराना चाह रहे थे कि जो भी इनकी या इनके खिलाफ आवाज उठाएगा वो उसका यही हशर करेंगे। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। इस तरह के किसी भी ड्रामेबाजी से ये हमें डरा नहीं सकता। आपको तो खुश होना चाहिए, बिना मांगे सिक्योरिटी मिल गई। अरे, तो ऐसी सिक्योरिटी मिल गई
मैंने कहा उनके जो अफसरान बैठे थे, इंस्पेक्टर, मैंने कहा कि आप कहें तो मैं इस गार्ड को हटा दूं ड्यूटी पर से, क्योंकि ये सिक्योरिटी ज्यादा अच्छी है। लेकिन मसला ये है कि इस अपार्टमेंट में सिर्फ मैं अकेले नहीं रहती हूँ। एक तो मेरे घर में बच्चे हैं, उन कभी इस तरह के मामलात हुए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शुरफाओं में गिनती होती है, अल्लाह का शुक्र है। और उसके अलावा जो बिल्डिंग में लोग हैं बड़े पैनिक से हो गए, एकदम से रातों रात फोर्स आना और हर किसी को फेस मास्क हटा के पूछना कि आप कौन, कहाँ जा रहे हैं। प्रेस वालों को नहीं आने दिया, मिलने दिया मुझसे, ज्यादातर ने तो ई बाइट्स ली। तो ये सब कुछ एक जो इनका पूरा मामला था, ये बहुत ही अजीबो गरीब था और एक बहुत ही अजीबो गरीब एक्सपीरियंस हुआ बहरहाल। मुस्लिम महिलाओं पर तो वैसे भी आरोप लगता रहा है कि वो सड़क पर नहीं निकलती, प्रदर्शन नहीं करती, उनको बंदी बना के रखा जाता है। मैंने अलीगढ़ में यही बात बोली थी तो इन लोगों को बड़ा बुरा लग गया था। मैंने यही कहा था कि जो ये अब तक ये एक सीन बनाते थे कि मुस्लिम महिलाएं सिर्फ घर पे रहती हैं, पर्दे में रहती हैं, उनको इजाजत नहीं है बाहर निकलने की, तो मैंने कहा कि मजाज साहब के शेर को उन्होंने सच साबित कर दिया और अपने आंचल को परचम बना के लहरा रही हैं। इस वक्त उन्होंने ये ताकत, यकजहती दिखा दी पूरे मुल्क में, सिर्फ लखनऊ या शाहीन बाग की बात नहीं है, ये पूरे मुल्क में जहां जहां एहतजाज हो रहे हैं, वो खातून घर से निकल के आई हैं जो बिला वजह कभी घरों से निकली भी नहीं होंगी, लेकिन जब आपकी आइन की, अपने मुल्क की बात हुई तो सब निकल करके आई। तो इसमें सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का ही को दाद देने वाली बात नहीं है, उन मुस्लिम मर्दों की भी है जिन्होंने अपने अहलिया को, अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को पूरी छूट दी कि आप जाएं और जाने के बाद अपने हक की लड़ाई को लड़े। नहीं, जब मर्दों ने छोड़ दी तो मर्दों पे भी आरोप लगा कि खुद तो आराम कर रहे हैं, औरतों को सड़क पे भेज दिया है। मैं उस पे आ ही रही थी। तो उस वक्त योगी जी ने ये कहा कि मुसलमान मर्द रजाई में सो रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक बयान। देखिए, बयान कोई भी दे सकता है, आप दे सकते हैं, हम दे सकते हैं, लेकिन जिस संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं उसकी गरिमा को अगर वो नहीं वो कर रहे हैं तो इसका मतलब कि मुझे तो शक होता है कि वो मुख्यमंत्री कैसे बन गए। और अगर मुख्यमंत्री बन भी गए बाई चांस तो उनको कम से कम अब वो तहजीब सीख लेनी चाहिए थी। मुस्लिम महिलाओं के बारे में वो ये कहते वक्त ये भूल गए कि वो जो बात कर रहे हैं, जिस वक्त वो 3 तलाक की बात कर रहे थे, उस वक्त ये तमाम ड्रामा था कि मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम बहनों को हक दिलाना है। लेकिन अब जब मुस्लिम बहनों को उनके शौहरों ने इजाजत दे दी बाहर निकलने की, जब उनको आजादी दे दी, तो उस वक्त पे उन भाइयों पर या मुस्लिम मर्दों पर इनका इल्जाम लगाना। तो इनके बयानात तो जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी इनके बयानात सामने हैं, जहर उगलने वाले थे। इन्होंने मुस्लिम महिलाओं के बारे में क्या क्या कहा जो मैं इस वक्त यहाँ पर दोहरा भी नहीं सकती हूँ। तो मैं बार बार ये कहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी एक संवैधानिक पद पर हैं, इनको चाहिए कि उसकी गरिमा को बना करके रखें। एक महिला होने के नाते, एक भारतीय नारी होने के नाते, क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोग असुरक्षित हैं या डरे हैं? क्या लग रहा है आप लोगों को? बिल्कुल, देखिए, असुरक्षित क्या, जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं और ये भक्तजन हैं इनके जो धमकियां दे रहे हैं, और मुस्तकिल, और उसके बाद मैं अगर अपनी बात करूं, खास तौर पर मुझे पिछले 4-5 महीने से जान से मारने की धमकियां, गालियां और बहुत ही खराब मैसेजेस और ये वो कर रहे हैं लोग। मैं इसकी 2 बार तहरीर लेकर के कैसरबाग कोतवाली गई और जाने के बाद मैंने कहा कि भाई मेरी आप ये FIR लिख लीजिए, मुझे तमाम तरह की धमकियां आ रही हैं। वहां पर SHO ने उसको पढ़ना भी मुनासिब नहीं समझा और एंटरटेन नहीं किया और वहां से चलता कर दिया। ये है योगी जी की पुलिस। और उसके बाद वही पुलिस एक छावनी बना करके आकर के बाहर मेरे घर के हाउस अरेस्ट करके बैठती है। तो ये दोहरा चरित्र है। और लेकिन कोई बात नहीं, ये सोचते हैं कि ये जो डराने धमकाने वाले लोग हैं इनसे हम डर जाएंगे, पुलिस के इस रवैये से हमारे हौसले कमजोर पड़ेंगे, पस्त हो जाएंगे, तो ये इनकी गलतफहमी है। हम उनसे भी निपट लेंगे जो धमकी दे रहे हैं और हम इनसे भी निपट लेंगे जो ये हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। आपने कोई लीगल बैटल कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया इतनी तमाम धमकियों के बावजूद? बिल्कुल, अब मैंने मशवरा किया है तो 156(3) की तैयारी कर रहे हैं हम। उसके अलावा भी हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह जाएंगे क्योंकि न्यायपालिका पर बहरहाल भरोसा है। अल्लाह ताला उसको कायम रखे और कोशिश मेरी पूरी ये है कि हम इनको अब लीगली घेरें। प्रधानमंत्री मोदी को भी आपने कोई पत्र नहीं लिखा? प्रधानमंत्री भी बार बार नारी शक्ति, नारी सम्मान, बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार। मैंने बार बार बोला अपनी तमाम स्पीचेस में, ये बेटी पढ़ाओ नारा देने वाली सरकार, ये मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के मामले में न्याय दिलाने वाली सरकार,
ये सरकार जब अपना मैनिफेस्टो जारी करती है तो महिला अपराध को कम करने की, उनको रेप कम करने की बात करती है, महिलाओं को सम्मान देने की बात करती है। इनकी ही सरकार में इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के मंत्रियों द्वारा, मुख्यमंत्रियों द्वारा इस तरह के कृत्य होते हैं जहां पे महिलाओं का सम्मान तार तार होता है। उस वक्त प्रधानमंत्री जी की चुप्पी नहीं टूटती है। तो बहरहाल अभी तो हमने कोई पत्र वगैरह लिखा नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर तैयारी चल रही है। देखिए ये कहाँ तक जाती है ये जंग। कहाँ तक जाती है, मतलब कुछ बताएंगे कि कहाँ तक जाएगी? मतलब यही कि उसको कैसे एंटरटेन करते हैं प्रधानमंत्री जी। उम्मीद तो है कि वो हमारी इस दर्द को समझेंगे। बहरहाल लेकिन जो भी हो, देखिए एक शेर याद आ गया मुझे इस वक्त, जो मैंने जब घंटा घर चल रहा था तो कई जगह मैंने इस शेर को पढ़ा था। कदम बढ़ाने में खतरा है जान का, लेकिन कदम बढ़ाने में खतरा है जान का, लेकिन मैं लौटती हूं तो सारा वकार जाता है। तो ये वकार की लड़ाई है हमारी, ये हम लड़ते रहेंगे। संवैधानिक जो स्ट्रक्चर जो ये तोड़ने पे लगे हुए हैं उसकी लड़ाई है, और हमें मालूम है कि हम उसको संविधान के दायरे में रह करके लड़ेंगे, लेकिन इस लड़ाई को हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। वो कौन से संवैधानिक स्ट्रक्चर और ढांचे हैं जो आपको लग रहा है कि सरकार तोड़ रही है? सबसे पहला स्ट्रक्चर जो सीढ़ी है कि हमारे जो प्रिएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें ये समाजवादी वर्ड को बिल्कुल खत्म करने पर तुले हुए हैं। हमारी लड़ाई वहीं से शुरू होती है कि ये समाजवाद का देश है, ये हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई की एकता की मिसाल का देश है, ये बेगम हजरत महल और झांसी की रानी का देश है, ये अंबेडकर का, नेहरू का, गांधी का देश है, अब्दुल कलाम आजाद का देश है। तो ये इस स्ट्रक्चर को खत्म करने पर लगे हैं। तो जब यहीं से ये शुरू करेंगे, ये हिंदू राष्ट्र की तरफ देश को ले जा रहे हैं। हमारी कोशिश है, हम उसमें कामयाब हो ना हो वो एक बात की बात है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इसको उसी तरह का मुल्क बनाए रखें जो ख्वाब गांधी, नेहरू, अंबेडकर ने देखा था, जो बेगम हजरत महल, झांसी की रानी का ख्वाब था। हम इसको उसी हिंदुस्तान को बनाए रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो सीए की, एनआरसी और एनपीआर की शक्ल की लड़ाई हो, या फिर वो तमाम और जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं उसकी लड़ाई हो, या और तमाम जो ये अपने हिसाब से बदलाव करते चले जा रहे हैं, ये उसकी लड़ाई हो। मुस्लिम महिलाओं पर तो ये आरोप लगता रहा है कि वो अनपढ़ होती हैं, जाहिल होती हैं। आप तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की बात कर रही हैं, ये तो दोनों में तजाद दिख रहा है। हाँ जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि ठीक है, एक वक्त था थोड़ा सा ग्राफ नीचे रहा मुस्लिम महिलाओं को, लेकिन अब बहुत इसमें जो है वो जागरूकता आ गई है, और सोशल मीडिया काफी लोगों की हेल्प कर रहा है। हमारी तो तालीम दूसरी तरह की है, हुई है, वो अलग बात है, लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो अब अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई है, और ये इनका मिथ टूट गया है कि मुस्लिम महिलाएं सिर्फ घर में रह के चौका बर्तन करने के लायक हैं। तमाम ऐसे अभी सामने मामलात आए हैं, चाहे वो यूपीएससी क्लियर करने की बात हो, या मेडिकल हो, या इंजीनियरिंग हो, आईआईएम हो, और आईआईटीज हो, इन सब में मुस्लिम महिलाओं ने भी और लड़कों ने भी परचम लहराया है, और तमाम ऐसी फील्ड हैं जिसमें मुसलमानों का झंडा बुलंद हो रहा है। तो ये इनके जो मिथ था ये बिल्कुल पूरी तरह टूट चुका है। आप हिजाब पहनी हुई हैं, अभी हाल ही में हिजाब को लेकर के काफी गजाला के मामले में काफी विवाद हुआ है, उनको नौकरी नहीं मिली है। दोनों हिजाब को किस तरह कनेक्ट कर पा रही हैं आप? बिल्कुल। देखिए हम बार बार ये कहते हैं कि हमारा मुल्क हमें जान से प्यारा है, जाहिर सी बात है मुहिब्बाने वतन एक बहुत बड़ा अमल है, लेकिन उसके साथ साथ हमको दीन को भी अपने लेकर के चलना है। जाहिर सी बात है कि दीन का तो हम वो दामन नहीं छोड़ सकते। तो इस्लाम ने तो खुद औरतों को एक बहुत ज्यादा छूट दी है, इस्लाम ने तो औरतों के लिए बहुत ज्यादा सुविधाएं रखी हैं। तो उसमें अगर हिजाब पहनने का हुक्म है तो उसके पीछे भी कोई मसलहत होगी। हमारे नकाबों को, हमारे बुर्कों को बहुत लोगों ने तनकीद की नजर से देखा था, आज वो सब लोग मास्क लगा के अपने चेहरे को ढकने के लिए मजबूर हैं, अपने हाथों को ढकने के लिए मजबूर हैं, सर को ढकने के लिए मजबूर हैं। इस्लाम हमें पहले दिन से ये ताकीद करता है, हमको ये वो देता है कि हमें अपने चेहरे को ढक करके रखना है, कि उसकी दोनों वजह हैं, एक तो ये कि गलत नजरों से बचेगा इंसान, और दूसरा ये कि तमाम जरासीम से बचेगा। तो हम बहुत प्राउड फील करते हैं जब हमको लगता है कि हम हिजाब ओढ़ते हैं। जब मैंने शुरू किया था, मैं आपको एक पर्सनल बात बताऊं, तो मुझे भी बहुत लोगों ने इस बात के लिए कहा था कि हिजाब कैसे, यू आर अ जर्नलिस्ट और कैसे चलेगा ये वो। हमने कहा ठीक है, अगर नहीं मुझे कोई सिलेक्ट करेगा या मुझे नहीं काम कराएगा
तो मैं ये लाइन जरूर छोड़ दूंगी, लेकिन मैं हिजाब पहनना, अगर मैंने एक बार पहन लिया तो मैं उसको नहीं छोड़ सकती। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है, मैं इस हिजाबी, किसी भी हिजाबी गर्ल को मैं कोई भी प्रोग्रेसिव काम करते देखती हूँ, किसी प्रोग्रेसिव फील्ड में देखती हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो हिजाब और तरक्की की राह गजाला के साथ और गजाला के साथ जो कुछ हुआ, मैं उसकी मजम्मत करती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हिजाब तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हिजाब पहनने के बाद हम और ज्यादा फ्री महसूस करते हैं अपने आप को, कि हम पूरी तरीके से ढके हुए हैं और अब हम कहीं भी किसी के भी जा सकते हैं। सुमैया जी, आप एक जर्नलिस्ट हैं, पत्रकारिता पे भी अब बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। अच्छे पत्रकारों को कम से कम शर्म आ रही पत्रकारिता करते हुए। बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया। जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी, उस वक्त में मुझे पापा ने एक शेर अकबर इलाहाबादी साहब का सुनाया था, वो मैं हमेशा याद रखती हूँ कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। लेकिन आज तो मानी बदल के रह गए हैं। आज शायद अगर मैं एक्टिव जर्नलिज्म में होती, क्योंकि अब तो मैं एज अ फ्रीलांसर हूँ, तो मुझे लगता है कि लोग बड़ी मशकूक निगाहों से देखते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे खुद इस बात की बहुत शर्मिंदगी है कि मैं जिस शोबे से हूँ, मैं जिस सहाफत के दम भरती थी, आज वो बिल्कुल पूरी तरीके से तकरीबन बिका हुआ है। तो और जो कि मीडिया एक इतना मजबूत चैनल होता है कहीं की भी सोशल लाइफ को इफेक्ट करने का, लेकिन हमारे का दुर्भाग्य है और अफसोस है इस बात का कि हमारे वहाँ की मीडिया जो है वो पूरी तरीके से बिक चुकी है। आजकल मनोवर साहब का एक वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा, मौलानाओं पे तनकीद को लेकर के और ओवैसी साहब को लेकर के, क्या कहेंगी आप? देखिए, पापा का वो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें कुछ चीजें बीच में कटी हुई भी हैं, लेकिन बहरहाल वो जितना वीडियो दिखाई दे रहा है उसमें जरूर सुनने में ये लग रहा है कि वो शायद 100% उलमा के बारे में ये बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, उनका मकसद वो शायद उसका खुलासा नहीं हो पाया पूरी तरीके से, या वो कट गया कि उन्होंने जो बात की थी वो चंद नाम नेहाद उलमा के बारे में की थी, या यूं कह लें उन सब उलमा के बारे में की थी जो थोड़े से जो थोड़ी सी तनख्वाह पाने वाले इमामों की हक मार के खा जाते हैं और अपने वहां बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां खड़ी हैं, बड़े बड़े महल जैसे मकान खड़े हैं। उनका सवाल उन उलमा के लिए था कि ये पैसा आपके पास कहाँ आता है, और ये सवाल करने का हक है, इसलिए हक है कि ये हदीसों से साबित है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का जमाना था और उनके कंधे पे एक नई चादर पड़ी हुई थी, तो एक बुढ़िया ने उनसे सवाल कर लिया था कि अमीरुल मोमिनीन, ये इतनी महंगी चादर आपके पास कहाँ से आई, नई चादर, और उसका उनको जवाब देना पड़ा था। तो अगर किसी उलमा से, वो हमारे रहनुमा हैं, उनको अगर मदारिस खोलने की इजाजत, यानी वो मदारिस खोल के बैठे हुए हैं, वो चला रहे हैं, तो उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपने अलिफ बा ता सा पढ़ा कर छोड़ दिया, आपको तमाम और मुसलमानों, अपनी कौम के जो मसाइल हैं उन पर भी गौर करना है और तमाम ऐसे लोगों की मदद करनी है, ना कि अपनी जेबें भरनी है। और ये आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं कि क्या मामला है। रही बात उलमा कराम में जो नाराजगी है, बिल्कुल वाजिब, मैं ये कहती हूँ कि जो लोग ये बात नहीं समझ पा रहे हैं उनके अंदर नाराजगी होना लाजमी है, लेकिन वहां पर पापा से कई लोगों की फोन पर बात हुई है, तमाम बड़े बड़े उलमा की, और वो इस बात से बिल्कुल सेटिस्फाइड है कि हाँ, आपने बात तो बिल्कुल सही कही, लेकिन ये है कि उसमें थोड़ा सा अगर उसका खुलासा और हो जाता तो वो बात वाज़ेह हो जाती। तो बहरहाल उसको मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रही हूँ कि जो उलमा अपने ऊपर ले रहे हैं, जो वाकई में नेक ईमानदार हैं, जो दीन के रास्ते पर चल करके और हम तक दीन पहुंचा रहे हैं, उनके लिए कहीं से भी ये बात उनके ऊपर फिट नहीं बैठती है। मैं नाम नहीं लूंगी, ये उन लोगों के लिए है जो सरकारों के आगे पीछे घूम करके बड़ी बड़ी अपनी फाइलें अपने मफाद के लिए पास करा के निकलते हैं, और उससे किसी भी गरीब गुरबा या कौम का कोई मतलब नहीं होता है। एक आखिरी सवाल इसी से जुड़ता हुआ है कि ये भी आरोप लगा कि कोई रिजवी साहब बनने की आपके फादर कोशिश कर रहे हैं। कौन साहब बनने की? कोई रिजवी साहब बनने की कोशिश कर रहे हैं। वसीम रिजवी साहब को लोगों ने टैग किया कि अब वसीम रिजवी का नया रूप ले रहे हैं मनोवर राना साहब। पता नहीं, ये मेरे तक तो ये बात पहुंची नहीं है, और अल्लाह न करे जो लोग ये बात कह रहे हैं उनको ये बात पे दोबारा गौर करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अगर शायरों में बात की जाए तो एक वाहिद शख्स नाम आता है जनाब मुनव्वर राना साहब का, जो हमेशा फॉरवर्ड आकर के खेलते हैं,
भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अमल हैं, जो काले कारनामे हैं, अगर खुल करके कोई बोल रहा है तो वही बोल रहे हैं, और उसके क्या नुकसानात हम लोगों को झेलने पड़ रहे हैं ये सिर्फ हम जानते हैं। लेकिन इल्जामात हमेशा से लगते आए हैं, लगते रहेंगे, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें मालूम है कि हम बिल्कुल ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे हैं, और इस बात का अल्लाह गवाह है। आप बहुत सादगी के साथ जवाब दे रही हैं, तो एक सवाल और ही पूछ लेते हैं। जी आप बहुत सादगी से जवाब दे रही हैं, तो मुझे लगता है एक सवाल मुझे और पूछ लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है आप जर्नलिस्ट कम एक शरीफ इंसान ज्यादा हैं। जी जी बिल्कुल। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों के खिलाफ खुल करके आपके फादर बोल रहे हैं, तो क्या भाजपा के अलावा और पार्टियों के कारनामे काले नहीं है, सबके सफेद हैं? देखिए, अगर आपको देखिए, मैं बिल्कुल बता रही हूँ, पिछली सरकार में जब इनको समाजवादी पार्टी में जब चेयरमैन का पद दिया, प्रेसिडेंट का उर्दू एकेडमी में पद दिया गया था, तो उसको उन्होंने ठोकर मार दी थी, हफ्ते भर, शायद हफ्ता 10 दिन बाद ही। ये उनकी ईमानदारी की मिसाल है। जिन पदों के लिए लोग फाइल ले ले करके और मंत्रियों के आगे पीछे घूमते हैं, उस पद को ये छोड़ करके आ गए थे। क्यों? क्योंकि इन्हें मालूम था कि वहां पर मेरी नहीं चल पाएगी। और एक शेर है मेरा, कि मेरा खुद का शेर है, और मुझे लगता है शायद मैंने पापा की इस अमल के बाद ही इसको कहा होगा, कि जिसमें ईमान जरा सा भी हो बाकी राना, उस मुसलमान से वजारत नहीं होने वाली। तो ऐसा नहीं है, तमाम ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी खामियां जब सरकारें रही हैं तो बयान किया गया है। मायावती जी के जमाने में जब तमाम उलमा कराम, जिसमें मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली भी थे, और चप्पल उतार के उनके दरबार में जूते उतार के गए थे अपने साथ तमाम उलमा को लेके, इन्होंने तब भी उस पर कहा था कि ये सब दरबारी हैं। तो देखिए, वक्त पड़ने पर उनको एक सच्चे कलम के शायर हैं, वो हर किसी के खिलाफ बोलते हैं जिनके खिलाफ बोलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात अलग है। एक खूंखार पार्टी है जो खूरेजी में यकीन रखती है, जो कत्ले आम में यकीन रखती है, जो मॉब लिंचिंग में यकीन रखती है, तो उसके खिलाफ, और जिसने कुर्बानियों पर जो है वो रुकावट लगाई, जिसने ताजियेदारी पर रुकावट लगाई, जिसने ईद की नमाजों पर रुकावट लगाई, तो उसके मुकाबले में तो और दूसरी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बहरहाल बेहतर। ये मेरा अपना नजरिया है। आपने, जब आपके फादर ने उस वक्त छोड़ा था उर्दू एकेडमी का ओहदा, तो लोगों ने कहा था कि राणा साहब से अच्छे काम की तवक्को थी, शायद अगर वो ओहदा ले लेते तो वो कुछ अच्छा काम करवा पाते, तो उन्होंने गलत किया, उनको नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए, ऐसा होता है कि अच्छे काम करने के लिए भी अच्छे लोग होना जरूरी है आसपास, और जो चीज बहुत ज्यादा करप्शन में डूबी हो, तो जो दूसरे साहब की एंट्री थी वो बहुत खतरनाक थी, तो इसलिए उन्होंने बेहतरी समझी कि, और वैसे भी उनकी कोई दिलचस्पी कभी किसी भी सियासत में, किसी पद में, किसी किस्म की उसमें रही नहीं है आज की तारीख तक। बहुत से लोग कांग्रेसी होने का इल्जाम लगाते हैं कि सोनिया गांधी पर उन्होंने नज्म लिखी तो वो कांग्रेस की नहीं, उन्होंने तो मायावती पर भी लिखी थी, क्योंकि वो उस जमाने में एज आयरन लेडी एकदम इमरजेंस हुआ था मायावती का। तो एक कलम है, कलम किसी चीज को देख के इंस्पायर होता है। तो उसी तरीके से उन्होंने मायावती पर नज्म लिखी थी, सोनिया गांधी पे नज्म लिखी थी, तो उनके अंदर की एक माँ उनको दिखी थी, जो बेवा माँ है, वो किस तरीके से अपने बच्चों को पाल रही है एक डर के साए में। लेकिन, और मैं आपके चैनल के जरिए से एक बात और बताना चाहूंगी, शायद बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो सोनिया गांधी की नज्म लिखी थी इसलिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था, तो ये गलत फहमी है। उस शादाबा किताब में सोनिया गांधी वाली नज्म थी जरूर, लेकिन उनको जो ये अवार्ड, ये जो मिला था एजाज साहित्य अकेडमी, तो ये एजाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिया गया था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही वापस कर दिया था उन्होंने, जो अखलाक के मामले में, जो मॉब लिंचिंग के मामले में जो एहतिजाजी अमल था सबका। बहुत बहुत शुक्रिया सुमैया जी हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने जवाब दिया। उमूमन इस तरह के सवालों पे लोग आज के ज़माने में कम से कम तिलमिला उठते हैं, लेकिन आपने बहुत ही सादगी के साथ, उसलूबी के साथ जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, आप सलामत रहें।